बिहार यानी देश का सबसे गरीब राज्य, लेकिन कहा यह भी जाता है यहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस निकलते हैं, सबसे ज़्यादा आईआईटीएंस बिहार से निकलते हैं। बिहार की उपलब्धियाँ चाहे जो भी रही हों, लेकिन एक हकीकत है जो हम सबको माननी पड़ती है। अगर देश में किसी को सबसे सस्ती लेबर चाहिए तो बिहार से मिलती है। अब उसी बिहार में अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव होना है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के ऊपर। वो सभी मुद्दे जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करते हैं, वो सभी नेता जो इस चुनाव में सियासी दांव-पेच आजमा रहे हैं, हम सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति पर बात करने से पहले उन चेहरों पर बात कर लेते हैं जिन पर भविष्य की अटकलें टिकी हुई हैं। इसमें पहला नाम है जेडीयू एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार का, जो बिहार में पिछले कई वर्षों से मुख्यमंत्री रहे हैं और जिन्होंने अपनी सुशासन बाबू के रूप में छवि बनाई है। कितनी बन पाई है ये तो बिहार के लोग जानते हैं, राजनीति के पंडित जानते हैं। लेकिन अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर एनडीए गठबंधन जीत भी जाता है तो भी शायद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने। इसके कई एक कारण है। जेडीयू के अंदर खाने से भी नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हों चाहे फिर वो जेडीयू के नेता हों। ऐसे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार को कोई राजनीति का लॉलीपॉप दिया जाएगा, ये तो चुनाव के बाद तय होगा। इसी श्रृंखला में दूसरा नाम है लालू के लाल तेजस्वी यादव का। पिछले कई वर्षों से आरजेडी परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। पिछली बार जब आरजेडी जेडीयू का गठबंधन था तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया था। लालू यादव अब भी सपना सजाए हुए हैं कि उनका लाल एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और शायद उनके जीते जी बन जाए तो ज़्यादा ठीक है। भारतीय राजनीति में विकल्पों का बहुत अभाव रहता है। कुछ ही चेहरे होते हैं जिन पर आपको वोट देना होता है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा, अगर आप वहाँ जाएंगे तो कांग्रेस भाजपा, या ज़्यादातर दो ही पार्टियाँ होती हैं जो मुख्यतः मैदान में होती हैं। लेकिन इस बार बिहार के पास विकल्प है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का भी। और जिस तरह से प्रशांत किशोर उनकी जन स्वराज पार्टी लगातार कैंपेन कर रही है, पदयात्रा कर रही है, उनकी रैली में जिस तरह से बड़ी संख्या में महिलाओं की, युवाओं की भीड़ आ रही है, भले ही राजनीति के पंडित से त्रिकोणीय चुनाव नहीं मान रहे हों, उन्हें एक वोट कटुआ पार्टी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन बिहार की जनता के पास आरजेडी जेडीयू के अलावा एक जन स्वराज पार्टी के रूप में विकल्प तो है ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिन पर बिहार की जनता वोट करती आई है या वोट करेगी। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा है जाति का। बिहार में चुनाव हो, जाति के बाद तो ऐसा हो नहीं सकता। दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, पिछड़े, पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करता है, जिस पे बिहार की राजनीति लगातार चलती आई है पिछले कई दशकों से। जो पार्टी जितनी अच्छी तरीके से जाति को लुभा पाएगी, क्योंकि कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बिहार में काम करता है। बीते कई दशकों से अगर आरजेडी का अगर आप वोट बैंक देखेंगे या जेडीयू का वोट बैंक देखेंगे तो वो कास्ट बेस्ड ही ज़्यादा है। वोट में इधर से उधर पलायन की संभावना कम होती है। और जन स्वराज पार्टी का जो मुख्य कैंपेन का मुद्दा है वो एंटी कास्ट वाला फैक्टर, वो इसी कास्ट वाले फैक्टर को तोड़ने के है कि लोगों को समझाया बुझाया जाए कि आप जाति के मुद्दे पर वोट ना करें। इसीलिए प्रशांत किशोर लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर आप जाति देख के वोट देंगे, फिर आपका लड़का बाहर मजदूरी करने जाएगा तो इसमें आपकी गलती है। तो जाति कितना काम कर पाएगी इस चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प है। तो रोजगार जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें भारत में राजनीति का मुद्दा नहीं बन पाती हैं। बिहार में इनकी संभावना कम है कि शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो। हालांकि जन स्वराज पार्टी लगातार बात कर रही है, लेकिन जेडीयू और आरजेडी इन मुद्दों से बहुत पीछे हैं। वो अब भी अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक के सहारे ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ उन्हें सहूलियत है। क्योंकि अगर आप शिक्षा को लेके जाएंगे, स्वास्थ्य को लेके जाएंगे, रोजगार को लेके जाएंगे, तो हो सकता है बिहार की जनता आपसे सवाल पूछेगी। क्योंकि पिछले कई दशकों से नीतीश कुमार जी की सरकार है, उससे पहले आरजेडी की सरकार हुआ करती थी, उससे पहले कांग्रेस भी गठबंधन में सरकार हुआ करती थी। तो एक बहुत बड़ा सवाल उन पर खड़े हो जाएंगे। तो बिहार में अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात हो रही है तो ऐसी संभावनाएँ बहुत कम है। केवल एक पार्टी है जो बात कर रही है। अभी पार्टी को कितना फ़ायदा मिलेगा ये चुनाव का वक्त बताएगा। इसमें एक डेटा और है जिस पर नज़र डालनी चाहिए। बिहार में पिछली बार 32 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जिन पर हार और जीत का वोट मार्जिन 3000 से कम था। और तीसरी चीज़ और जो संभावनाएं जता रहे हैं पॉलिटिकल पंडित कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने ना बने, लेकिन जो पार्टी जीतेगी या जो पार्टी हारेगी उसकी एक बहुत बड़ी वजह जन स्वराज पार्टी होगी। क्योंकि अभी उन्हें एक वोट कटुआ पार्टी के रूप में देखा जा रहा है कि ये लोग वोट काटेंगे। अभी किसके वोट काटेंगे वो हार जाएगा, चाहे वो जेडीयू के वोट काटेंगे, आरजेडी के वोट काटेंगे। इसके अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि मतलब कौन सा वोट शिफ्टिंग होती है, किस तरह से मतलब पलायन होता है वोटों का। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर, चाहे वो ओवैसी की पार्टी है, एमआईएम हो या फिर जन स्वराज पार्टी हो, फिर और जो छोटी छोटी वहाँ क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, ये सभी इस बात को तय करेंगे कि वो कितने वोट किसके काट पाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा हार और जीत का। तो ये सभी मुद्दे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी
लेकिन जिस तरह से अभी जन स्वराज पार्टी को केवल एक वोट कटुआ पार्टी के रूप में पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट देख रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह की थ्योरी आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में दी जाती थी कि केवल एक वोट कटुआ पार्टी है, कांग्रेस के वोट काटेगी और भाजपा को फ़ायदा करेगी। लेकिन फिर जो बाद में हुआ वो तो फिर आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी कितने बड़े मार्जिन के साथ जीती थी। तो अभी भविष्य की केवल संभावनाएं हैं, अभी चुनावों में करीब 5-6 महीने का वक्त है। हम समय समय पर ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।